नमस्कार दोस्तों, चंद्रा एडू हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग स्पेक्ट्रम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, है ना। इसमें हम लोग ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग सीखेंगे रोमन साम्राज्य का उदय कैसे होता है, उसके पतन के क्या क्या कारण हैं, एक छोटा सा एम्पायर ने इतनी बड़े साम्राज्य को कैसे ध्वस्त कर दिया। ठीक है। तो दोस्तों, रोमन साम्राज्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें मैप को समझना होगा कि एक्चुअली रोमन साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। वो हम मैप से ही समझ में आएगा, है ना। चलिए मैप पे पहले फोकस करते हैं। चलिए देखिए, ये है। दोस्तों, आप जानते हैं अभी प्रेजेंट डे में हमारा जो इटली है, इटली का राजधानी क्या है? रोम है। दोस्तों, ये जो रोम है, एंशियंट टाइम से ही काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर रहा है। किसके लिए? ईसाई के लिए, क्रिश्चियन के लिए, है ना। तो यहीं पर एक राजा थे जिनका नाम था कॉन्स्टेंटाइन प्रथम। रोम में एक राजा हुए, लगभग 330 ईस्वी की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक राजा हुए जिनका नाम था कॉन्स्टेंटाइन प्रथम। कॉन्स्टेंटाइन प्रथम, इन्होंने अपनी राजधानी यहाँ से हटाकर, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ जो लाल कलर का जो डॉट दिख रहा है, यहाँ से हटाकर इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी यहाँ पे कर लिया। ठीक है। अभी मैं बताऊँगा इस जगह का क्या नाम है। पहले प्राचीन में इसका नाम बाजेंटीन था, है ना। सॉरी, प्राचीन में इसका नाम क्या था? बाजेंटीन था। ठीक है, बाजेंटीन था इस जगह का। जो भी वर्तमान में आप इसे इस्तांबुल कहते हैं, जो आपके यूरोप तुर्की मतलब ईस्ट तुर्की का भाग है, जिसको कहा जाता है बाजेंटीन। और इधर जो है आपका एशिया तुर्की को जो है, इसकी राजधानी क्या है? अंकारा है। ठीक है। तो प्राचीन में इस जगह का नाम क्या था? बाजेंटीन था। इन्होंने अपनी राजधानी क्या किया? रोम से स्थानांतरित करके कहाँ कर लिया? बाजेंटीन। ठीक है। और बाजेंटीन कर लिया तो यहाँ की जो राजधानी है, ये अपने नाम के हिसाब से इन्होंने क्या किया, इस राजधानी का नाम रखा। और अपने नाम, जिसे इनका नाम है कॉन्स्टेंटाइन प्रथम, तो इन्होंने क्या किया, अपना राजधानी जो रखता है, जिसको बोला जाता है कॉन्स्टेंटिनोपल। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, इसका नाम कर दिया कॉन्स्टेंटाइन प्रथम ने अपने नाम के हिसाब से इसका राजधानी क्या रखा? कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो, जैसे आप देखते हैं, आप हमारे भारत में आप देखेंगे, जो नॉर्थ इंडिया के जो लोग हिंदी बोलते हैं और साउथ इंडिया के जो हिंदी बोलते हैं, दोनों के बोलने के जो शब्द होता है, उसमें कहीं न कहीं आपको अंतर पता चल, जो एक्सेंट होता है भाषा का, वो साउथ इंडिया वाले जो है हिंदी थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन की तरह नहीं बोल पाते हैं, है ना। उसी तरह से जो कॉन्स्टेंटिनोपल जो है, ये जो राजधानी है, ये अरब के लोग जो है, तुर्की के लोग जो है, इसे कॉन्स्टेंटिनोपल नहीं बोलकर वो लोग क्या, कुस्तुनतुनिया बोलने लगे। ठीक है। ये जो शब्द गया उसके पास, उन्होंने क्या बोलने लगे? कुस्तुनतुनिया बोलने लगे। ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि इसका नाम जो है उन्होंने क्या रख दिया? कुस्तुनतुनिया रख दिया। ऐसे इन्होंने राजधानी क्या रखा था? कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है। और प्राचीन नाम इसका क्या था? बाजेंटीन था। तो बाजेंटीन से इन्होंने अपना राजधानी रखा कॉन्स्टेंटिनोपल। और अरब के लोग जो थे, इन्होंने क्या किया कि कॉन्स्टेंटिनोपल नहीं बोलकर वो कुस्तुनतुनिया बोलने लगे। तो ये जो नाम हो गया, कुस्तुनतुनिया हो गया। ठीक है। अब समझते हैं। अब यहाँ से देखिए, ये अपना साम्राज्य विस्तार करने लगे। और यूरोप साम्राज्य उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है। जैसे आप एंशियंट में आप पढ़ते होंगे, मौर्य 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 काल के बारे में पढ़ते होंगे, ये सबसे बड़ा साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का। उसी तरह से रोम में, है ना, ये जो रोम साम्राज्य है काफ़ी बड़ा फैल गया था। मतलब आप देखेंगे, ये इधर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, अफ्रीका का कुछ पार्ट, एशिया का कुछ पार्ट, और पूरा यूरोप जो है, पूरा क्या था? रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था। अब देखिए, यहाँ पे दो शब्द और है। जैसे कि इसका प्राचीन नाम बाजेंटीन था, तो यहाँ के जो फॉलोवर होते थे उसे बेजेंटाइन कहा गया, है ना। और बेजेंटाइन में कौन लोग रहते थे? किसका अधिकार था? तो रोमन का अधिकार था। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जो बेजेंटाइन है ना, बेजेंटाइन साम्राज्य मतलब रोमन साम्राज्य, है ना।
बेजेंटाइन कैसे नाम पड़ा समझ में आ रहा है ना। जो बाजेंटीन था, इसका प्राचीन नाम क्या था, बाजेंटीन। बाजेंटीन के जो फॉलोवर हुए उसे बेजेंटाइन कहा गया, और बेजेंटाइन का मतलब हो गया रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य का मतलब यहाँ पे मैक्सिमम जो है ईसाई धर्म के लोग रहते थे, है ना। इसी तरह से एक ओटोमन साम्राज्य है। ओटोमन का मतलब हो गया तुर्की का पार्ट हो गया, और जिसमें आप कह सकते हैं प्योर मैक्सिमम लोग यहाँ इसमें इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, वो अभी मैं बताऊंगा ओटोमन साम्राज्य का एक्चुअली नाम क्या पड़ा, ओटोमन कैसे पड़ा। एक्चुअली वहाँ के राजा थे एक, है ना, लगभग वो मैं बताऊंगा, लगभग 1300 के समथिंग एक राजा हुए जिसका नाम था ओस्मान नाम था, है ना। तो ओस्मान को क्या है कि वेस्ट के लोग जो है ना ओस्मान नहीं बोलकर ओथमान कहा करते थे, और ओथमान जो है और इसके जो फॉलोवर हुए वो सब क्या कहलाए, ओटोमन कहलाने लगे, है ना। तो मैं बताऊंगा आपको। तो इतना बड़ा साम्राज्य था, ठीक है। अपना साम्राज्य विस्तार करते गए इस तरह से बहुत बड़ा साम्राज्य इन्होंने बना लिया, ठीक है। और यहाँ का जो एरिया था, जो आप कुस्तुनतुनिया जो देख रहे हैं अभी वर्तमान में, आप इस्तांबुल कह सकते हैं, ये उस समय का लगभग 600 से लेके आप कह सकते हैं 1400 तक का जो टाइम पीरियड रहा है इसका, 300 600 जो टाइम पीरियड रहा है, उस समय ये विश्व का सबसे खूबसूरत शहर में माना जाने लगा। क्योंकि ये यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका भूमध्य सागर देख रहे हैं, मेडिटेरियन सी देख रहे हैं, और यहाँ पे ब्लैक सी देख रहे हैं, दोनों के बीच में आपका ये पड़ता है इस्तांबुल पड़ता है, कुसुनतुनिया पड़ता है। तो ये जो है, क्योंकि यहाँ पे जो भारतीय उपमहाद्वीप है और यूरोप, दोनों का जो व्यापार का जो है द्वार है यहीं पे था। ये जो आप देख रहे हैं भूमध्य सागर, ये विश्व का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र था उस टाइम, और यहीं से सब जगह जो है सामान डिस्ट्रीब्यूट होता था। जैसे आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक हर एक एरिया में एक बहुत बड़ा मंडी होता है, वहाँ से सब जगह क्या होता है, सामान का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसी तरह से उस दौर का सबसे बड़ा जो है व्यापारिक केंद्र था, क्या था, मेडिटेरियन सी था, मतलब भूमध्य सागर था, और यहीं से सारे जगह क्या है कि हमारा सामान वितरण होता था, ठीक है। तो ऑब्वियसली है कि जिस जगह व्यापार ज़्यादा होगा तो उस जगह विकास बहुत अधिक होता है। जैसे आप समझ लीजिए, भारत में सबसे ज़्यादा जो व्यापार जो ये व्यापारिक स्टेट है, गुजरात माना जाता था। गुजरात अगर आप जाएंगे देखेंगे तो आपको कई स्टेट से आपको बेहतर वहाँ पे डेवलपमेंट मिलेगा, ठीक है। तो वही ये जो शहर था, काफ़ी विकास हो रहा था, काफ़ी विकास हुआ। तो आप देखेंगे कि लगभग ये जो है 1300 साल तक, ठीक है, तो 300 ईस्वी से लेके 1400 तक जो है यहाँ पे काफ़ी विकास हुआ। तो इस दौर में जो अरब लोग थे, अरब चाहते थे कि हमें भी ये जो कुस्तुनतुनिया का जो जगह है अगर हमें मिल जाएगा तो हम भी बहुत विकास करेंगे, है ना। तो ये लड़ाई का जो दौर है यहीं से स्टार्ट हो गया, है ना। अपना साम्राज्य को स्थापित करने के लिए हमें भी साम्राज्य चाहिए, इतना खूबसूरत साम्राज्य है ना। अगर हमें मिल जाता तो हम भी बहुत, होता ही है, प्रतिस्पर्धा होता ही है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर आप देखेंगे कि बीच बीच में जो है अरब लोग यहाँ पे इससे लड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन जीत नहीं पाते हैं, ठीक है। लड़ने की बहुत कोशिश किया, जीत नहीं पाते हैं, और जीत नहीं पाते हैं तो उसके भी कुछ रीज़न है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जो चौथी शताब्दी से समझ सकते हैं कि जो चौथी शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक ये जो है भूमध्य सागर का जो रीजन है, क्योंकि व्यापारिक केंद्र था, और ये जो कुस्तुनतुनिया का जो शहर है आप देख रहे हैं, ये एकदम विकास के उस चरम सीमा को छू चुका था, जिसे पाने के लिए हर किसी की इच्छा थी। हर किसी का मतलब यहाँ पे अरब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसी संदर्भ में ये लगभग 2-3 बार इस पे आक्रमण भी किया। देखिए यहाँ ये जो शहर है एक तरह से सेफ इसलिए भी था क्योंकि ये तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। और पानी से घिरा हुआ तो पानी के मामले में, ठीक है, ये पानी से घिरा हुआ है। जैसे आप एक कहावत सुने होंगे कि जिसका घर नदी किनारे होता है उसको तैरने के लिए सिखाया नहीं जाता, खुद सीख जाता है। इसका मतलब आप देखेंगे जो यूरोप कंट्री है, इसको मैं वर्ल्ड मैप से आपको मैं क्लियर करता हूँ। जो हमारा वर्ल्ड मैप है आप इसमें देखेंगे, इसका जो, सॉरी, ये देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है आपका पुर्तगाल हो गया, ठीक है, ये पुर्तगाल हो गया, फ्रांस हो गया, ये इटली हो गया। ये सब आप देखेंगे समुद्र किनारे हैं। तो यहाँ के लोग जो है पानी से पहले ही
काफ़ी पानी में पहले ही इन्होंने काफ़ी महारती हासिल कर लिए थे। और ये जो अरब के लोग हैं इनको पानी कहीं भी छूता नहीं था इस तरह से, है ना, जितना कि ये लोग जो है शुरू से ही पानी के समुद्र को देखा पढ़ा, उसके बारे में जाना समझा। तो ये चीज़ जो है पानी के मामले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था अरब के कंपेयर में, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं कुस्तुनतुनिया का जो रीजन देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए कुस्तुनतुनिया वाला ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो आप इस्तांबुल देख रहे हैं ये वाला, है ना, ये क्या है कि तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो इस मामले में क्या है कि ये जो है यूरोप रोमन साम्राज्य जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि इसे हराना जो है एक असंभव जैसा शब्द था। लेकिन फिर भी एक बार मोहम्मद साहब ने, पैगंबर मोहम्मद साहब ने एक भविष्यवाणी किए थे कि ये जो शहर है कुस्तुनतुनिया, उसको जीतने के लिए अल्लाह किसी दूत को ज़रूर भेजेंगे। वो दूत आएगा जो इसे फतह करेगा, ठीक है। तो फिर इसी बीच में ये क्या होता है, जब रोमन साम्राज्य इतना फैल चुका था तो इन्होंने क्या किया, लगभग 400 ईस्वी में, जैसे कि 330 ईस्वी में, तो इन्होंने क्या किया कि एक अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र किया, है ना, रोम से ट्रांसफ़र कहाँ किया, इस्तांबुल जो अभी देख रहे हैं कुस्तुनतुनिया ट्रांसफ़र किया। उसके बाद फिर अब ये ट्रांसफ़र करने के बाद इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक हाजिया सोफिया नाम का एक चर्च बना, एक सॉरी चर्च मतलब हाँ चर्च ही कर सकते हैं आप, हाजिया सोफिया नाम का एक चर्च बनाया। और ये जो चर्च जो था ये मजबूती में बहुत, आज के टाइम में जैसा आप देखते हैं उस तरह का मजबूती में नहीं था, सिंपल नॉर्मल एक लकड़ी उकड़ी उसमें कुछ ईंट उट जोड़ जाड़ के उसको बना दिया गया था, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया था। तो एक बार क्या हुआ कि दंगा हुआ अरब और रोमन के बीच में, है ना। उस दंगा में इन्होंने क्या किया कि अरब के लोग जो है इसको क्या किया, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त करने के बाद फिर इन्होंने क्या किया, फिर एक बार और बनाया, ठीक है। तो इस तरह से 537 ईस्वी में, है ना, 537 ईस्वी में एक एक राजा थे, उन्होंने क्या किया कि इसको बहुत ही एक भवन की तरह जो है बहुत भव्य बनाया। और उस समय विश्व में सबसे बड़ा एक आकर्षक चर्च जो है यही था, हाजिया सोफिया चर्च था, ठीक है। अब इसको तोड़ पाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहे, लेकिन फिर टूटा नहीं। फिर क्या है कि ये 1453 तक एकदम बिल्कुल ये जो हाजिया सोफिया जो चर्च है वो चर्च में ही रहा। जैसे ये इस्लाम कुस्तुनतुनिया पर जब ऑटोमन एम्पायर जब जीत जाती है तब इसको जो है क्या करता है, इसको मस्जिद बना दिया जाता है। फिर आप देखेंगे 1935 में जो 1998 में जब प्रथम वर्ल्ड वार होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, तो आप इसमें देखें, आप इसमें जानते होंगे कि तुर्की जो है जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया को साथ देता है और ब्रिटेन को साथ नहीं देता है। तो ब्रिटेन क्या करता है कि इसके ऊपर खूब मतलब भर छो इस पे जो है आक्रमण करता है और इसको पूरा तबाह कर दिया था, ठीक है। इसमें आप देखेंगे 1999 में भारत में भी खिलाफत आंदोलन होता है। उस आंदोलन के तहत क्या है कि गांधी जी जो है इस खिलाफत आंदोलन का पूरा एक मतलब लीड करते हैं, ठीक है। तो ये सब मुद्दा था कि कैसे ये टूटा उटा। फिर उसके बाद क्या है कि 1935 के बाद, है ना, 1935 से 2020 तक इसे क्या है कि म्यूजियम में तब्दील कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे एक राजा, एक यहाँ के एक क्या कहते हैं खलीफा हुआ करता था जिसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा, मतलब आप कह सकते हैं एज ए राजा, क्योंकि खलीफा शब्द भी मैं आपको बताऊंगा कि मोहम्मद साहब कहा करते थे कि जिस जिस तरह पूरे पृथ्वी, जिस तरह एक पृथ्वी है, एक सूर्य है, एक चंद्रमा है, उसी तरह से पृथ्वी का एक राजा होना चाहिए, और उस राजा को खलीफा नाम दिए थे, ठीक। वो मैं बताऊंगा जब खिलाफत आंदोलन में पढ़ाऊंगा आपको, तो मैं आपको काफ़ी डिटेल से सब समझाऊंगा। अभी बस आपको ये समझना है कि जो यूरोपीय साम्राज्य है उसका पतन कैसे होता है, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किए, ये अरब के जो लोग हैं ये चाह रहे थे कि हमें कुस्तुनतुनिया किसी भी तरह से मिल जाए, तो बीच बीच में क्या है कि आक्रमण करते रहे। एक बार इन्होंने आक्रमण किया, लगभग कब आक्रमण किया, 674 ईस्वी में। अरब ने लगभग 4 साल तक इसे क्या है कि यहाँ से घेर के रखा था, घेर के रखा 4 साल तक, क्या है कि घेरा बना के रखा था कि इस पर हमको विजय प्राप्त करना है। लेकिन 4 साल के बाद क्या हुआ, 678 में
यहाँ से आपको मैं बताऊंगा 678 ईस्वी में एक ग्रीक फायर, है ना, ये जो 600 आप देख पा रहे हैं 678 ईस्वी में क्या हुआ कि रोमन साम्राज्य बेजेंटाइन की तरफ से, है ना, एक ग्रीक फायर किया गया। ये लोग क्या है कि बिल्कुल 4 साल से घेर के रखा था जगह को, 4 साल से एकदम डटा हुआ था लड़ाई करने के लिए। और 678 ईस्वी में रोमन साम्राज्य के द्वारा एक ग्रीक फायर किया गया। ग्रीक फायर ऐसा फायर था दोस्तों, जैसा कि आपने बाहुबली फिल्म देखा होगा जिसमें कि प्रभास जो है एक धनुष तीर के माध्यम से जो है उसमें आग लगाता है, उसी तरह का था। एक ऐसा फायर था जिसमें ये सीधे जहाज पे चिपक जाता था, ठीक है, और इस पे आप जितना पानी मारोगे उतना ही आगे फैलता था। तो इस तरह के चीज़ें जो है ये कभी अरब के लोग सोचे नहीं थे कि ऐसा भी कुछ आविष्कार हो सकता है ना। ये तो सिर्फ डटे हुए थे कि एकदम बिल्कुल लड़ेंगे, एकदम तोप भाला लेकर डटे हुए थे कि जो होगा लड़ेंगे। लेकिन इसके पास इस तरह का औजार देखकर, जो हथियार देखकर ये बिल्कुल घबरा गए, और ये यहाँ से इन्होंने ग्रीक फायर की मदद से ये जो 4 साल जो इन्होंने मेहनत करके जो घेरा डाले हुए थे सबको तुरंत ध्वस्त कर दिया। ये इसमें से मुश्किल से 1-2 आदमी ही बच पाए और सारे जो है मारे गए। अब किसी की हिम्मत नहीं हुआ कि हम फिर इतना, क्योंकि अब ये जो तुर्क लोग थे उसे कहीं न कहीं डर था कि हमारे पास इतनी स्ट्रांग जो है हथियार नहीं है जो कि हम इससे लड़ सकते हैं, हिम्मत नहीं हुआ। फिर बीच में इन्होंने 700 कुछ ईस्वी में इन्होंने क्या है कि फिर एक बार और आक्रमण किया, लेकिन फिर उसमें भी इनको हार मिली, ठीक है। फिर क्या होता है, एक लगभग 1400, हाँ, फिर 1300 ईस्वी में मैं एक ऑटोमन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। यहाँ यहाँ देखिए, ये आप देखिए अभी, ये है आपका हाजिया सोफिया चर्च है ना। पहले चर्च था, फिर बाद में इसे क्या किया गया, बाद में इसे मस्जिद बनाया गया, फिर बाद में इसे, उसके बाद क्या किया गया, संग्रहालय म्यूजियम बनाया गया, फिर उसके बाद फिर दोबारा जो इसे मस्जिद बना दिया गया, है ना। ये इसका जो टाइम रहा है दोस्तों 537 में, जैसे देखिए 537 में ये क्या बना, चर्च बना। 537 से 1453 तक ये क्या रहा, चर्च ही रहा। 1453 में जब ऑटोमन एम्पायर ने कुस्तुनतुनिया पर जब विजय प्राप्त करता है तो इसे सीधे जो है क्या करता है, ये मस्जिद बना देता है, ठीक है। और मस्जिद कब तक रहा, 1934 तक ये मस्जिद ही रहा, ठीक है। लेकिन उस बीच में जो है जब आप फर्स्ट वर्ल्ड वार जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या होता है कि इसके लोग, है ना, ये क्योंकि ये जो तुर्की जो है, तुर्की किसका साथ देता है, तुर्की साथ देता है जर्मनी और ऑस्ट्रिया का, है ना, जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ देता है। ब्रिटेन इसका भी दुश्मन था। तो ब्रिटेन ने क्या किया, इसके ऊपर, इसके जो खलीफा थे उसको बहुत मारा, बहुत मारा, मतलब कि उसके ऊपर हमला किया। और जब हमला किया तो पूरे विश्व का मैटर उठ गया था कि भाई ये वो हमारे खलीफा है, आप उसको कैसे मार सकते हैं। बहुत तरह की बातें थी, जब मैं आपको बताऊंगा 1919 वाला कांड, खिलाफत आंदोलन गांधी जी का, तो मैं बताऊंगा उसमें क्या क्या है। तो इसमें क्या था कि तुर्की ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो ब्रिटेन इसका दुश्मन था। तो ब्रिटेन ने जो है इसके खलीफा को ध्वस्त कर दिया, ठीक है। तो इसके जो ये जो आप देख पा रहे हैं मस्जिद जो था इसको ध्वस्त कर दिया कंप्लीट, ठीक है। तो फिर इसको क्या किया गया, अब जब नया खलीफा बना जिसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा, तो इसको जो है ये ध्वस्त नहीं किया था, मतलब कि इससे छीन लिया गया था, इसकी ताज छीन ली गई थी और इसको जो है बना दिया गया था, ना तो इस ये मुस्लिम के लिए होगा ना ये ईसाई के लिए होगा। तो दोनों के समाधान को निकालते हुए इसको क्या बना दिया गया, म्यूजियम बना दिया गया था, ठीक है। और म्यूजियम बनाने के बाद फिर क्या हुआ कि 2020 में, है ना, इसे मस्जिद का दर्जा दे दिया गया। तो ये तो था दोस्तों हाजिया सोफिया जो मस्जिद, ये चर्च जो था उसकी कहानी थी। अब हम समझते हैं जो ऑटोमन एम्पायर है ना, ऑटोमन एम्पायर को समझते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, देखिए 13th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, 13th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, जिसमें एक शासक था, मतलब कि राजा कर सकते, एक छोटे से राज्य के एक राजा थे जिसका नाम था ओस्मान, ठीक है, ओस्मान। वेस्ट के लोग, पश्चिमी लोग इसे क्या कहते थे, ओथमान कहा करते थे, ओथमान, ठीक है, ओथमान कहा करते थे। और इनके जो फॉलोवर थे वो क्या कहते थे, ओटोमन कहा करते थे, ओटोमन।
है ना। और इसका जहाँ जहाँ तक साम्राज्य फैलेगा उसको ओटोमन एम्पायर कह देगा, ठीक है ना। तो ये जो ओस्मान है, ये जो आप देख रहे हैं, एनाटोलिया देख रहे हैं, एनाटोलिया जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो एनाटोलिया में, एनाटोलिया के एक तुर्क, एनाटोलिया के तुर्क जो है, तुर्क में कुछ लोग अपने आप को गाजी समझते थे, है ना। एनाटोलिया के तुर्क जो है, कुछ लोग अपने आप को गाजी मानते थे। गाजी का मतलब होता है दोस्तों, इस्लाम के द्वारा भेजा गया दूत या इस्लाम का योद्धा, मतलब लड़ने वाला, ठीक है। और ये जो गाजी जो था, तो यहाँ पे उसी गाजी का हेड कौन था? ओस्मान था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि एनाटोलिया में ही एक छोटा सा मुस्लिम स्टेट बनाता है, ठीक है। और उस स्टेट का नाम ये क्या रखते हैं? एक मुस्लिम स्टेट, छोटा सा मुस्लिम स्टेट बनाता है एनाटोलिया में, ठीक है। और जो ओस्मान है, ये जो वेस्ट के जो लोग हैं, इसे ओथमान कहा करते थे। और इसके जो फॉलोवर, अब इसके जो प्रशंसक जो हुए, जो इसके साथ जुड़ते चले गए, वो सब सारे ओटोमन कहलाए। मतलब ये है कि जो गाजी क्या थे? तुर्क थे, ठीक है ना। गाजी का मतलब होता है इस्लाम के योद्धा, ठीक है। जो 13 सेंचुरी जो हुआ, 13 सेंचुरी में ओस्मान होते हैं, वहाँ के शासक होते हैं। इन्होंने एनाटोलिया में एक छोटा सा स्टेट बनाता है, मुस्लिम स्टेट बनाता है, और उसका शासक मतलब उसका राजा बनते हैं, ठीक है। और उसका खलीफा बनते हैं, मतलब कि वो पूरा साम्राज्य अपने आप को ऐसा कहते हैं कि हम खलीफा हैं, हम भगवान, हम खलीफा हैं। खलीफा का मतलब इस्लाम धर्म में कहा गया है, मोहम्मद साहब ने कहे थे, जिस तरह से पृथ्वी एक है, सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, उसी तरह से इस पृथ्वी का एक ही राजा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अपने आप को खलीफा मानते थे। फिर इसका वंशज, ठीक है, इसका वंशज अभी हम बताते हैं। इसी का एक वंशज था जिसका नाम था, 21 साल का लड़का था, 21 साल का लड़का जिसका नाम था उस्मानी, उस्मानी सुल्तान, उस्मानी सुल्तान मोहम्मद सानी कह लीजिए या मोहम्मद फ़तेह कह लीजिए। उस्मानी सुल्तान मोहम्मद सानी या फिर फ़तेह, बहुत जगह आपको सानी भी लिखा रहेगा, बहुत जगह फ़तेह भी लिखा रहेगा। उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फ़तेह या मोहम्मद फ़तेह कर लीजिए, सुल्तान फ़तेह कर लीजिए, जो भी आपको बोलना है। ये सोचिए 21 साल का लड़का, बड़ा सुनकर आश्चर्य होगा कि 21 साल का लड़का जो 1400 साल तक कोई नहीं कर पाया, वो 21 साल का लड़का जो है मात्र 476 दिन लड़ाई चलता रहा। 476 दिन में इन्होंने इस पूरे साम्राज्य का तहस नहस करके एक अपना नया साम्राज्य स्थापित किया था। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा रोमन साम्राज्य को इन्होंने क्या किया, जीत करके ये पूरा क्या हो गया, ओटोमन साम्राज्य स्थापित किया। और इन्होंने जब जीतने के बाद, ये काफ़ी अच्छे सुल्तान थे, और इसी के बारे में एक मोहम्मद साहब कहा करते थे कि इस कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त करने के लिए एक अल्लाह का दूत आएगा और इसे फतह करके जाएगा। तो फतह करने वाला कौन था? मोहम्मद फ़तेह, सुल्तान उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फ़तेह, ठीक है। लगभग 700 साल का संघर्ष किया दोस्तों। 700 साल के संघर्ष के बाद इन्होंने विजय प्राप्त की। और इससे पहले जो रोमन साम्राज्य थे, रोमन साम्राज्य लगभग 1480 साल तक किसी न किसी रूप में, है ना, इस पे जो है अपना अधिकार कायम रखे थे। लेकिन 1453 के बाद जो है, जब कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त होता है, फिर क्या है कि रोमन साम्राज्य पूरी तरह से तहस नहस हो गया। और जब ये रोमन साम्राज्य को जीतने के बाद, जब कुस्तुनतुनिया का जब पतन करता, जब अपना एक अम्पायर स्टार्ट करता जिसको ऑटोमन अम्पायर कहते हैं, ठीक है। ये सब देख रहे हैं, आपका रोमन साम्राज्य था। जब ऑटोमन अम्पायर जब इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, इन्होंने, ये बहुत अच्छे सुल्तान थे। ये क्या कि सारे धर्म को, जो भी इस्लाम में, क्योंकि जब यहाँ पर जब इन्होंने कुस्तुनतुनिया पर जब विजय प्राप्त की, तो ये अक्सर मेजोरिटी किसकी थी? ईसाई धर्म की। और इधर मेजोरिटी किसकी थी? इस्लाम धर्म की। तो इस पे पूरा कब्जा कर ले इस्लाम धर्म वाले। और ईसाई धर्म वाले क्या है कि यहाँ से
किसी तरह भाग भूग के इधर उधर भागे। जैसे ये जो आप देख रहे हैं इस्तांबुल देख रहे हैं, ये कुछ इधर चले गए, यूरोप के बुल्गारिया चले गए, कुछ इटली चले गए, कुछ फ्रांस चले गए, कुछ पुर्तगाल चले गए, जिसको जहाँ हुआ भागे हुए, कुछ रहे भी। ये बोले कि जो आप रहिएगा, हम सारे धर्म को शरण देते हैं, जो भी आप आना चाहते हैं हमारे साम्राज्य में आ सकते हैं। तो कुछ ईसाई लोग जो है कुछ रहे भी, है ना। तो ये था दोस्तों रोम जो ऑटोमन एम्पायर है वो कैसे विजय प्राप्त किए थे, ठीक है। तो इसमें आपने एक चीज़ सीखा, जो यूरोपीय कंपनी है, ठीक है। जब ये देख लीजिए आप, यहाँ पे वर्ल्ड मैप में पूरा क्लियर हो जाएगा, देखिए। हाँ, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, फ्रांस देख पा रहे हैं, फ्रांस है ना। ये फ्रांस है, ये स्पेन है, ठीक है, पुर्तगाल है, ये यूके है, ठीक है। आप ये इटली देख पा रहे हैं। तो यहीं से हमारा आप देखेंगे कि जब ये कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त करता है, एक नया ऑटोमन साम्राज्य का उदय होता है, तो फिर एक नया इतिहास का भी जन्म होता है। इससे पहले ये सब सारे जो आप देख रहे हैं, ये घटना को मध्यकालीन भारत में शामिल किया गया है। इसके बाद की जो घटना को आधुनिक भारत में शामिल किया गया, मॉडर्न इंडिया में शामिल किया गया, ठीक है। एक नया इतिहास का जन्म होता है, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे कि देखिए, इससे पहले हमने बताया था दोस्तों कि जो हमारा जो ये आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर ये विश्व सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था उस समय। और व्यापार जो यूरोप के जो लोग भारत से जो व्यापार करते थे, जनरली मसाला का व्यापार करते थे, क्योंकि ऐसा आपने सुना होगा कि ठंडे प्रदेश के लोगों को क्या है कि मसालों का खपत ज़्यादा होता है। और मसाला ज़्यादा होता कहाँ है, गर्मी प्रदेश में, गर्म प्रदेश में मसाला ज़्यादा होता है। और इसको खाता कौन है, ठंडे प्रदेश के लोगों, ठीक है। और हमारा भारत जो है कैसा प्रदेश है, एक गर्म प्रदेश है, और यहाँ पे मसाला की खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ से लोग मसाला खेती, अब ये क्या है कि ये कंप्लीट इसका जो व्यापार है कंप्लीट किसके कब्जे में आ गया, कंप्लीट ऑटोमन के कब्जे में आ गया। तो अब इसके लिए क्या है कि यहाँ से मसाला खरीदना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये फिर यहाँ के जो लोग हैं, है ना, जब कुस्तुनतुनिया का जो पतन होता है, तो यूरोप के देशों का भारत से जो स्थलीय मार्ग है ना, यूरोप के देशों का भारत से जो स्थलीय मार्ग है वो क्या है, अवरुद्ध हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो उस केस में सारे जो आप देख रहे हैं यूरोप के जो राजा हुआ करते थे, जैसे आप इसमें देखेंगे वर्ल्ड मैप में, आप यहाँ देखिए थोड़ा सा, जैसे आप देख पा रहे हैं पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, इटली हो गया। ये सब लोग जो है काफ़ी मसाला की वजह से इन लोगों में एक हाहाकार मचा हुआ था कि मतलब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मसालों का और हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो ओबियसली इनके दिमाग में कहीं न कहीं वो चीज़ संशय बैठा हुआ था कि हमें किसी न किसी तरह से इंडिया में पहुंचना है, और इंडिया के साथ जो हमारा पहले से जो स्थल मार्ग द्वारा जो व्यापार चल रहा था, हम उसे किसी न किसी तरह से हम उसे अगर इंडिया को पा लेते हैं तो हमारे लिए क्या है कि जीवन जीना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहीं से आप देखेंगे कि पुर्तगाल के एक राजा होते हैं, तब फिर यहाँ के बाद जो आप देखेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन, लगभग आप कह सकते हैं लगभग 150 साल लग गया इसको भारत को खोजने में, है ना, लगभग 150। जैसे 1498 में वास्को डी गामा भारत आते हैं, तो 1453 आप जोड़ लो, लगभग 150 मैंने बोला है, तो आप 98 में घटा लो आप। ठीक है, 1453, सॉरी 150 नहीं, मतलब एक्चुअली कितना हो गया, 53 और 98, इसमें घटा लीजिए 5 और 4, लगभग 45 साल जो है इसको भारत को खोजने में लग गया, है ना। और उसके बाद देखिए खोजने का भी रीज़न था। एक्चुअली ये लोग जो है, जो समुद्र के बगल के जो लोग रहते थे, ये लोग क्या कि समुद्र से, पानी से काफ़ी वाकिफ़ थे कि हमें बहुत अच्छा अच्छा इनके पास टेक्नोलॉजी था, उस टाइम टेक्नोलॉजी था कि इसे पानी में इसे कोई हरा नहीं सकता, इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके थे। तो पुर्तगाल के राजा थे जिनका नाम था हेनरी द नेविगेटर, और स्पेन की एक रानी थी इसाबेल। इन्होंने क्या किया कि भौगोलिक खोज को बढ़ावा दिया,
है ना। पुर्तगाल के जो राजा थे जिनका नाम था राजा हेनरी द नेविगेटर, और सारे जो जो जहाँ जहाँ जो राजा हुए वो सब क्या हुआ कि भौगोलिक खोज को बढ़ावा देने लगे कि आप खोजिए भारत को, हमें खोजिए। भारत को खोजेंगे तो क्या होगा, हमारे हम व्यापार करेंगे, और हम क्या है कि अपनी जो है खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो भी हम इससे यहाँ से व्यापार पहले से करते थे, उससे क्या है कि हमें और भी काफ़ी अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक व्यापार से परेशान होकर भारत को खोजा कि हमें भारत को खोजना है जिससे हमें मसाला कम से कम हमें मिल जाएगा, जिससे हमें, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मसालों का खपत जो होता है ठंडे प्रदेशों में काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये मसाला होता कहाँ, मसाला होता है गर्म प्रदेश में, और खपत सब ज़्यादा कहाँ होता है, ठंडे में। क्योंकि आप देखेंगे जो मांस मछली खाता है बिना मसाला का कोई बना लेगा मांस मछली, नहीं बना सकता है। और ठंडे प्रदेश के लोग जो है ज़्यादा यही सब खाते हैं, है ना। वो कोई आलू और गोभी ज़्यादा नहीं खाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर मसाला खाएं, क्योंकि ठंडों प्रदेशों में, क्योंकि इससे एनर्जी मिलता है ना, कि आप अगर आप मसाला ज़्यादा यूज करोगे तो क्या है कि वो कहीं न कहीं उसमें वो गर्म करता है मसाला, और ठंडे प्रदेशों में गर्मी चाहिए। तो इन लोगों के लिए मसाला काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसीलिए क्या है कि यहाँ के जो राजा थे हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की रानी इसाबेल ने, ये सब क्या है कि भौगोलिक खोज को काफ़ी बढ़ावा दिया। फिर उसी बीच में इस ये मैं दूसरे लेक्चर में पढ़ाऊंगा दोस्तों कि फिर यूरोपियों का आगमन कैसे होता है, फिर पहला यूरोपीय कंपनी क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। ये जो आप जान गए ना कोई कि ये जो है ऑटोमन अम्पायर ने कुतुब पर कैसे विजय प्राप्त किया। 29 मई, याद रखिएगा दोस्त, 29 मई 1453 को रात के लगभग 1:30 बजे इन्होंने क्या किया कि विजय प्राप्त किया था, ठीक है। उस सुल्तान का नाम याद रखना है जो 21 साल का लड़का था, जिसका नाम था उस्मानी सुल्तान मोहम्मद सानी, या फतेह कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें चंद्रा एडू हब के नाम से। दोस्तों जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें हिस्ट्री इन्वॉल्व हो, जैसे मान लीजिए यूपीएससी हो गया, कोई स्टेट पीसीएस हो गया, है ना, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इस सब में हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे आपको वो सारा डिटेल आपको कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पढ़ाया जाएगा। पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊँगा, उसके बाद फिर मैं आपको एमसीक्यू करवाऊँगा। तो जो भी बच्चे नए हैं आप हमारे चैनल पर बने रहिए और आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। आज के लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।